अम्बेडकर नामा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बॉम्बे हाई कोर्ट के बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट की बात करने जा रहे हैं, जो कि 2020 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रोनाउंस किया था। तो ये जो जजमेंट है ये फ़ी रिम्बर्समेंट की बात करता है SC ST OBC स्टूडेंट के लिए। तो मैं जजमेंट की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि जजमेंट के जो ऑथर हैं वो हैं धामा शेजदारी नायडू, जो कि फॉर्मर जज है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अभी वो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ जिस तरह से उन्होंने जजमेंट की शुरुआत की है कि वो उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि इस तरह से हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ इंडियन सोसाइटी में रही है 1850 से लेकर के अभी तक, उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है। तो जजमेंट को मैं शुरू करता हूँ। ए बॉय बिगिन द बैटल, इट वॉज इन द 1856 ब्रांडेड बाय द बर्थ एज दलित, ही wanted to join school in Bombay presidency. It raised a storm of indignation and disbelief, and the boy battle for the admission has changed the course of Indian education history. But the battle has not ceased. It seems it's continue in form of another in the arena of court. तो जजमेंट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि जब पहली बार एक बच्चे ने 1856 में, जब उसे एक दलित बच्चे ने अपनी पढ़ाई के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, तो किस तरह से वहाँ पे एक डिसबिलीफ, एक इस काइंड ऑफ ए सामाजिक असंतुलन साबित हुआ कि जो उसने अपने एजुकेशन के लिए डिमांड किया। और इस तरह से इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री सिस्टम काफ़ी हद तक चेंज होना स्टार्ट हुआ, पर अभी तक डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी तक एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चल ही रहा है। आज अब हम इस जजमेंट की बात करते हैं। तो जो जजमेंट है, इस जजमेंट में महाराष्ट्र में अगर आपको टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसमें जो भी स्टूडेंट टेस्ट लेते हैं और टेस्ट देते हैं, और जब आपका टेस्ट में रैंक सिक्योर हो जाता है तो उसके बाद आप कैप कॉमन एडमिशन प्रोसीजर के पूल में अपने आप को एडमिट करते हैं, और उसमें रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज एलोकेट कर दिया जाता है। तो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड एक वे है। और इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप अगर कैप में ना जा करके कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो अपना ही उनका खुद का एडमिशन प्रोसेस होता है, पर उसमें भी वो भी गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, और उसके लिए एक प्रवेश नियंत्रण कमेटी बनती है, जिसमें एक फॉर्मर हाई कोर्ट जज रिटायर्ड वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट ने 27 फरवरी 2020 को 13 को एक सर्कुलर निकाला, और उस सर्कुलर में गवर्नमेंट ने जो भी SC ST OBC स्टूडेंट थे उनकी फ़ी रिम्बर्समेंट, जिन भी स्टूडेंट ने बिना कैप के एडमिशन लिया था, मतलब एक कॉमन एडमिशन प्रोसीजर के को छोड़कर दूसरे तरीके से एडमिशन लिया था, और वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है। सो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने उनकी जो फ़ी रिम्बर्समेंट थी उसकी मांग को खारिज कर दिया। और गवर्नमेंट ने इसके लिए दो बातें बोली। पहली बात ये बोली कि फाइनेंशियल परेशानी है, और दूसरा बोला कि पॉलिसी कंसिडरेशन है। सो इसी को लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुई, और रिट पिटीशन में ये जो गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो गवर्नमेंट ने पास किया था इसको चैलेंज किया गया। सो इंटरेस्टिंग की बात यह है कि इस जजमेंट में किस तरह से कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि जो हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज़ रही हैं इंडिया में, और कोर्ट ने इसके अलावा इसमें ये बताने की कोशिश करी है कि जो अफर्मेटिव एक्शन होता है वो इंडिया में क्या है और ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेट्स से अमेरिका में, UK में, श्रीलंका में, नॉर्वे में, ऑस्ट्रेलिया में, ऑलमोस्ट हर कंट्री में एक अफर्मेटिव एक्शन, इट मीन्स पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक प्रोसेस है। हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में। तो इसी के रिगार्डिंग हम आगे इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सो अब तो जो पिटिशनर की डिमांड थी कि ये जो गवर्नमेंट का जो स्टैंड है ये डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट द आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिकॉज बोथ द जो दोनों तरीके हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हैं। और दोनों प्रोसेस में फिर भी गवर्नमेंट एक स्टूडेंट जिन्होंने कैप से एडमिशन लिया उनको गवर्नमेंट फ़ी रिम्बर्स कर रही है, लेकिन जो स्टूडेंट जिन्होंने कैप के थ्रू नहीं लिया, दूसरे तरीके से लिया, वो भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, लेकिन उनको गवर्नमेंट नहीं दे रही है, उनका फ़ी रिम्बर्समेंट नहीं कर रही है। सो इसी को लेकर के कोर्ट ने किस तरह से बताने की कोशिश करी कि पूरे जो फ़ी रिम्बर्समेंट है इसका प्रोसेस ये एक्चुअली में क्या है, ये एक अफर्मेटिव एक्शन है। अगर जो आप स्टूडेंट की फ़ीस उन्हें वापस कर रहे हो, तो इसी के रिगार्डिंग में हम थोड़ा सा और डीप में जाएंगे कि कोर्ट ने क्या बोला बाकी कंट्रीज़ के बारे में, कि वहाँ पर क्या सिस्टम है अफर्मेटिव एक्शन का और इंडिया में क्या एक्शन है इसी के रिगार्डिंग। सो अब हम तो कोर्ट ने अपने डिस्कशन में अफर्मेटिव एक्शन को किस तरह से बताने की कोशिश की है। सो मैं इसको इंग्लिश में रीड करता हूँ, फिर मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। यू डू नॉट वाइप अवे द स्कार्स ऑफ सेंचुरी बाय सेइंग नाउ यू आर फ्री टू गो टू वेयर यू वांट, डू यू एज यू डिज़ायर and choose the leader you please.
You do not take a man who for the years has been hobbled by chains, liberated him, bring him to the starting line of the race, saying you are now free to compete with all the others, and still justify belief you have been completely fair. This is the next and most profound stage of battle for the civil right. We seek not just freedom but opportunity, not just legal equality but human ability, not just equality as a right and a theory but equality as a fact and as a result. तो कोर्ट ने इस पैराग्राफ में ये बताने की कोशिश करी है कि कोई व्यक्ति जिसके जो जख्म है जो हज़ारों साल पुराने हैं, सेंचुरीज पुराने हैं, आप उसको इस तरह से नहीं हटा सकते कि ये बोल करके कि इट्स लाइक कि एक आदमी है जिसे आपने सालों भर चेन में बांध के रखा और फिर बाद में उसे छोड़ दिया एक रेस में और कहा कि नाउ यू आर फ्री टू गो। तो कोर्ट ने बोला कि ये जो हैरेसमेंट है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है हज़ारों सालों का, वो ऐसे ही बोलकर ही रिमूव नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये बोला कि इसमें कोर्ट ने बताने की कोशिश करी है कि जो फ्रीडम अब जो है वो सिर्फ फ्रीडम ह्यूमन नहीं बट अपॉर्चुनिटी की भी फ्रीडम चाहिए। लीगल इक्वालिटी नहीं बट ह्यूमन एबिलिटी, इक्वालिटी एज ए मैटर ऑफ राइट थ्योरी नहीं बट एज ए फैक्ट एज ए रिजल्ट। तो कोर्ट ने इस तरह से इसे बताने की कोशिश करी। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से जो अफर्मेटिव एक्शन है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होता है। पर अगर हम देखें कि अफर्मेटिव एक्शन एक्चुअली में क्या है, तो कोर्ट ने बताने की कोशिश करी है कि जो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है कि वो सारे मेजर्स, वो सारे तरीके या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, लेट्स से टू गेट एडमिशन इनटू द कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कोर्सेज, जॉब्स, प्रमोशन, पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस लोन, इन सब जगहों में एक इंडिविजुअल ग्रुप को या फिर किसी इंडिविजुअल को या फिर ग्रुप को, ताकि उनका पब्लिक पार्टिसिपेशन एक प्रोसेस में बढ़े। इसे एक तरह से ये बोला गया है कि जिनका लोगों का पास में ऑपरेशन हुआ, काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको एक अफर्मेटिव एक्शन देना, उनको एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना, इसे ओवरऑल अफर्मेटिव एक्शन बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो अफर्मेटिव एक्शन है ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल फिनोमेना है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है। इसके अलावा जैसा अगर आप यूएसए में देखेंगे इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोला जाता है, और इंडिया में इसे हम रिजर्वेशन बोलते हैं, जबकि श्रीलंका में इसे स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है। तो ऐसे ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंट्री ने अपने तरीके से कुछ एक्शंस लिए हैं टू फॉर द पीपल हु आर मार्जिनली डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स, जैसे इंडिया में कास्ट के बेसिस पर। सो इसी के रिगार्डिंग अब हम बात करेंगे कि किस तरह से यूएस में, यूरोप में किस तरह से, या फिर कनाडा में, बाकी कंट्रियों में किस तरह से ये एक प्रोसेस है अफर्मेटिव एक्शन का। तो पहले हम बात करें कनाडा में। तो कनाडा में अगर आप देखेंगे जो कि आर्टिकल 15 सब क्लॉज 2 है कैनेडियन चार्टर राइट एंड फ्रीडम एक्ट का, वो बात करता है कि जनरल इक्वलिटी क्लॉज। तो इसमें जो भी लोग जो भी डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी, उनकी नस्ल के बेस पर, कलर के बेस, सेक्स के बेस पर, उन्हें गवर्नमेंट एक तरह से प्रेफरेंस देगी, स्टेप्स लेगी। अब हम बात करते हैं यूएसए में। तो जो अगर आप यूएसए में देखें, जो अफर्मेटिव एक्शन है वो टाइम टू टाइम चेंज हुआ है। तो पहली बार जो अफर्मेटिव एक्शन जो वर्ड है वो यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने 1961 में यूज़ किया था। उनका अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये था, he made an affirmative effort to assure equality and opportunity to all the Americans and end discrimination against member of group historically exposed to great deal of discrimination। तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि अफर्मेटिव एक्शन का मतलब ये है कि एक अफर्मेटिव एफर्ट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी उन सभी लोगों को देना जिन लोगों के साथ हिस्टोरिकली गलत हुआ है, जिनके साथ हिस्टोरिकली काफ़ी हद तक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो इसी तरह साउथ अमेरिका जैसे ब्राज़ील में, यूरोपियन यूनियन के ऑलमोस्ट हर कंट्री ने कुछ ना कुछ तरीके लिए हैं कि जिस तरीके से अफर्मेटिव एक्शन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो भी जिन लोगों के साथ हिस्टोरिकली रॉन्ग, गलत हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि इंडिया एक वर्ल्ड में एक अकेली ऐसी कंट्री है जिसने पहली बार अफर्मेटिव एक्शन को इम्प्लीमेंट किया। अगर आप इंडिया में देखें तो इंडिया तो जो मीनिंग है इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी का, वो टाइम टू टाइम ज़्यादा बदला नहीं है। इसका मतलब ऑलमोस्ट यही है कि जो भी लोग जिनके साथ हिस्टोरिकली कास्ट के बेस पर रॉन्ग हुआ है उनको एक तरह से रिजर्वेशन देना, और जिसे कंपनसेटरी डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है या फिर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है।
जैसे कि हमने देखा कि स्टार्टिंग में कैसे एक दलित बॉय जिसने 1856 में गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेने का प्रयास किया था, तो किस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी एजुकेशन पॉलिसी को बदला, पर उन्होंने एक सेक्युलर अप्रोच को फॉलो नहीं किया। पर जो पहली बार महात्मा फूले, उन्होंने इस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट हंटर कमीशन के आगे अपनी आवाज़ उठाई और इसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट हुई। कास्ट बेस्ड पॉलिसी बनी, कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट आया 1872 में, जिससे कि लोग एंट्री कर सके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में।